हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार पीसीएसजे के एग्ज़ाम को अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन वक्त उतना भी कम नहीं है कि हम उसका रिवीजन कर सकें। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं रवि झा आपके साथ हर दिन कुछ ना कुछ एक्ट के नए नए बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आता हूँ, और इस उम्मीद से लेकर आता हूँ कि ताकि आपको दो आइडिया हो। आइडिया नंबर 1 कि कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी हो, और आइडिया नंबर 2 कि जब सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो उनको पहचानने की आप कोशिश करें कि सवाल किस एंगल से और किस तरीके से घुमाया जा सकता है। ऑलरेडी इसका एक पार्ट हम लोग लेकर आ चुके हैं, जहां पर आपके साथ सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 48 तक के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की क्लास के अंदर आपके साथ मैं सवाल नंबर 49 ऑनवर्ड्स चीज़ों को डिस्कस करूंगा, और कोशिश की जाएगी कि आज की क्लास के अंदर हम लोग इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलें। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, और ये बात करता है कि द आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन इज़ अपॉइंटेड बाय। अब आमतौर पे यहाँ पर सवाल ये है कि जब हम इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्बिट्रेटर किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो या तो वो अपॉइंट किए जाते हैं आपके पार्टीज़ के द्वारा, और या तो वो अपॉइंट किए जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दो में से कोई भी एक आमतौर पे अपॉइंटमेंट कर सकता है इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेटर के कंटेक्स्ट में। उसके बाद जो आपका अगला सवाल निकल कर आता है वो बात करता है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, क्या ये आमतौर पे आपके सीपीसी या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा बाध्य है? तो ये आपका बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जब हम अगले सवाल पर आते हैं तो ये पूछता है कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट कमेंस ऑन द डेट। तो ये किस डेट से आपका कमेंस होता है? तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर द डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रेस्पोंडेंट। आमतौर पे उसी डेट से आपका ये कमेंस होता है। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं तो ये आपसे पूछता है कि एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इंटर्ड इनटू ऑन 1 अगस्त 2019 प्रोवाइड्स फॉर द आर्बिट्रेशन टू बी इन अकॉर्डेंस विद द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। तो आमतौर पे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि द आर्बिट्रेशन वुड बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं तो ये आपसे पूछता है कि एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्सप्रेसली आउट्स द जुरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर फोरम इन सच केसेस। आमतौर पे यहाँ पे आपसे उन केसेस को लेकर चर्चा की जा रही है, तो इसका जवाब होगा बोथ फॉर अ विल हैव अ जुरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 54 पर आते हैं तो ये आपसे पूछता है कि डिस्प्यूट्स बिटवीन ए एंड बी आर रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। The final award is rendered on 1st of June 2019 in favor of B during the ensuing summer vacation of the court on urgent situation arises in which B wishes to see interim relief। अब यहाँ पर जो B है वो क्या कर सकता है? तो आमतौर पे that person B is having a right under section 9 to approach to the court of the competent jurisdiction regarding the interim orders। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर आते हैं तो ये बात करता है कि दी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, जहाँ पे सेक्शन 18 से लेकर 27 तक के जो प्रावधान है ये किस बारे में बात करते हैं? तो ये बात करते हैं आपके आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के कंडक्शन के रिगार्डिंग कि वो कैसे अपने कामों को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 56 को देखते हैं कि एन आर्बिट्रेटर इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टमेंट। तो जब यहाँ पर हम इनएक्टमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आमतौर पे आर्बिट्रेटर जो होता है वो बाध्य बिल्कुल भी नहीं है सीपीसी या एविडेंस एक्ट को फॉलो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब हम अगले पार्ट पर आते हैं तो सवाल है कि दी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स शैल स्टैंड टर्मिनेटेड। किन परिस्थितियों में वो टर्मिनेट हो जाती है? जब फाइनल अवार्ड मिल जाए, या जब आर्बिट्रल अवार्ड का जो ऑर्डर है वो आपके पास आ जाए, या व्हेन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट्स एग्री टू टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स। तो ये तीनों ही विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। उसके बाद जब हम सवाल नंबर 58 को देखते हैं तो ये बेसिकली आपसे एक प्रॉब्लम पूछा गया है, जहाँ पर A has let out his property at Delhi to B at rent of 2-3,000 per month on the terms and conditions contained in a registered lease deed. The lease deed provided for arbitration for all disputes between the parties
ठीक है। बी फेल्स टू वैकेट द प्रॉपर्टी इन स्पाइट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लीज ऑफ 2 years. A initiate arbitral proceedings under this act and accordance with the arbitration clause in the lease deed seeking eviction execution of relief from the property. तो आमतौर पे क्या ये आपका मेंटेनेबल होगा, क्या ये आपका मेंटेनेबल नहीं होगा? तो आमतौर पे ये बात करता है कि द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स आर नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि इसके लिए आपका एक अलग से प्रावधान है, अलग से एक्ट है, तो आपको उसी के अंदर जाने की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं तो ये बात करता है कि इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैड दैट पावर टू ग्रांट इंटरिम मेजर्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 एक्सटेंड्स टू द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एज वेल। तो आमतौर पे ये केस लॉ था आपका भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग 2002 का। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि आमतौर पे चर्चा की गई है द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन नॉट डिटरमाइन रिलेवेंस ऑफ एनी एविडेंस, ये सही है, एंड द पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, क्या ये भी सही है? तो आमतौर पे यहाँ पर दोनों विकल्प आपके सही दिए गए हैं। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 61 पर आते हैं तो ये पूछता है कि वेदर एन आर्बिट्रेटर अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट हैज़ द पावर टू करेक्ट एंड इंटरप्रेट एन अवार्ड आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोनाउंस। तो क्या उसके पास ये अधिकार होता है? तो यहाँ पे बिल्कुल कहा गया है होता है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 33 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 62 पर आते हैं तो ये बात करता है कि आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड ईच पार्टी शैल डिलीवर्ड। तो यहाँ पे असाइंड कॉपी ऑफ द अवार्ड की बात की गई है। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 63 पर आते हैं कि विच सेक्शन ऑफ द 1996 आर्बिट्रेशन एक्ट परमिट्स द पार्टीज टू इंगेज इन कंसिलिएशन प्रोसेस इवन वाइल द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स आर ऑन। तो आमतौर पे यहाँ पे सेक्शन 30 का जिक्र आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 64 पर आते हैं तो ये बात करता है कि द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मे करेक्ट एनी कंप्यूटेशन एरर, एनी क्लरिकल और typographical error or any other errors of a similar natural occurring in the award on suo motu। और ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा या कितने दिन के अंदर वो संज्ञान लिया जाना चाहिए? तो विद इन द पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 65 पर तो ये बात करता है कि एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड इज फाइल्ड अंडर। तो आमतौर पे किसके तहत आप अवार्ड को सेट असाइड के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 34 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 66 पर आते हैं कि द प्रोविजन फॉर सेटिंग असाइड द आर्बिट्रल अवार्ड इज लेड डाउन, किस विचारधारा के अंदर उसका जिक्र किया गया है? तो आमतौर पर धारा 34 इस बारे में बात करती है। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 67 पर आते हैं अ डिफेंडेंट इंटर्स अपीयरेंस इन मनी सूट एंड फाइल्स अ पिटीशन informing the court that there exists an arbitration agreement between the parties. However, during pendency of such adjudication by the court, the defendant gets an arbitral tribunal constituted as per the stipulation of the agreement and obtains an award in his favor. ये किस बारे में बात करता है? तो ये बात करता है कि अवार्ड की वैलिडिटी क्या होगी। तो अवार्ड यहाँ पर जाहिर सी बात है आपका वैलिड माना जाएगा। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं तो ये बात करता है कि हु इज कॉम्पिटेंट टू स्टे द एग्जीक्यूशन ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड। तो आमतौर पे द कोर्ट बिफोर हुम द एप्लीकेशन इज मेड अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। उसके बाद जब हम सवाल नंबर 59 पर आते हैं 69 तो ये बात करता है कि द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आर रेजिडेंट्स ऑफ लखनऊ एंड कोलकाता। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज परफॉर्म्ड एट वाराणसी। द पार्टीज एग्रीड दैट द arbitration proceedings will be concluded at New Delhi and were held at New Delhi. Where will the petition under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act to be filed? तो आमतौर पे ये कहाँ पर फाइल किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है ये आपका दिल्ली में ही फाइल किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के तहत आपने इस बात का जिक्र किया है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं तो ये बात है आपका क्वेश्चन नंबर 70 की कि एन आर्बिट्रल अवार्ड परसुएंट टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डेटेड 1 November 2015 कैन बी सेट असाइड। किस सेक्शन के तहत सेट असाइड किया जा सकता है? तो सेक्शन 34 आपका सेट असाइड करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 71 पर आते हैं तो ये बात करता है कि ऑन द वेरी फाइलिंग ऑफ अ पिटीशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996
फॉर सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड इन एन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विच हैज़ कमेंस्ड 23/10/2015। तो आमतौर पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या हो सकता है। तो आमतौर पे इसका जो विकल्प सी है वो बात करता है कि द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रिमेन्स एग्जीक्यूटेबल अनलेस एग्जीक्यूशन देयरऑफ इज स्टेट बाय द कोर्ट बिफोर विच सच पिटीशन इज टू बी फाइल्ड। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 72 पर आते हैं कि पूछता है आपसे कि एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट may be made within a time period of the following number of days that we have elapsed from the date on which the party making that application had received the arbitral award। तो यह आपका कहाँ पर देखने को मिलता है या टाइम पीरियड क्या है, तो वो टाइम पीरियड आपका 3 मंथ्स का। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं आमतौर पे आपके सवाल नंबर 73 की, तो ये बात करता है कि a petition under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 is filed on the 41st day after the expiry of the limitation prescribed in section 34 clause C of the said act along with the application for condoning the delay, the court must। तो जाहिर सी बात है कोर्ट उस पिटीशन को डिसमिस कर सकता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 74 पर आते हैं तो ये बात करता है कि इन विच केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 द कोर्ट कैन एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द इंटरनेशनल अवार्ड। तो इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस 100 पाइप्स लिमिटेड 2003 सुप्रीम कोर्ट SCC 705। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 75 पर आते हैं तो ये बात करता है कि एन आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट इफ। सवाल ये है कि कंडीशंस क्या है, तो इफ इट इज कन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड अ पार्टी वाज अंडर सब इनकैपेसिटी, तो दोनों ही परिस्थितियों में आप अवार्ड सेट असाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका अगला सवाल है ये बात करता है कि अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी मेड बाय द पार्टी आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड। तो कितने दिन के अंदर वो आप कर सकते हैं, विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीविंग द अवार्ड। उसके बाद आपका अगला सवाल 77 आता है कि एन अवार्ड मेड अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 अंडर सेक्शन 36 इज इन्फोर्सेबल लाइक एंड। अब यहाँ पे सवाल आपसे ये पूछा गया है कि इसकी वैलिडिटी क्या होगी या इसका वेटेज क्या होगा, तो ठीक वही वेटेज होगा जैसा कि आपकी CPC की डिग्री का होता है। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 78 पर आते हैं तो ये बात करता है कि एन आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर। तो जाहिर सी बात है 36 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट के अंदर आपको उसका जवाब देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, तो ये बात करता है कि अ पिटीशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड for the recovery of money by attachment and sale of immovable property of the judgment debtor at Delhi is filed at New Delhi. Do the objection against the arbitral award were dismissed by the court at Ludhiana and without seeking transfer from the court. Would the execution petition to be maintainable? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पिटीशन आपकी एब्सोल्युटली मेंटेनेबल होगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं तो एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 इज अपीलेबल। तो आमतौर पर यह आपको देखने को मिलता है सेक्शन 37 ऑफ द एक्ट के तहत। उसके बाद अभी आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 81 जो बात करता है कि व्हेन द अवार्ड ऑफ एन आर्बिट्रेटर कैन नॉट बी समवेयर इन बिटवीन एंड द आर्बिट्रेटर मस्ट चूज on or the other the respective cases formulated by the parties, the arbitration is called। तो आमतौर पे वो आर्बिट्रेशन आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका फ्लिप फ्लॉप आर्बिट्रेशन आपका कहलाता है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर अलाउइंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट, तो आमतौर पे ये आपका बिल्कुल भी लाई नहीं करेगा। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन इज वन which has its judicial और legal seat of the arbitration outside India। तो ये बात करता है आमतौर पे आपके केस लॉ के अंदर, और वो केस लॉ है आपका भारत एल्युमिनियम कंपनी वर्सेस केशर एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज SCC 552। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, तो ये बात करता है कि द बार अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता है सेक्शन 11 ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर। उसके बाद जब हम सवाल नंबर 85 पर आते हैं तो ये बात करता है कि पार्ट सेकंड ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट रिलेट्स टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द सर्टेन फॉरेन अवार्ड, जिसके अंदर आपको न्यूयॉर्क और जिनेवा कन्वेंशन भी देखने को मिलेंगे।
उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि सवाल नंबर 86 जो बात करता है कि पार्ट थर्ड किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है आपके कंसलेशन के प्रोसेस के बारे में। उसके बाद सवाल नंबर जो आपका 87 है ये बात करता है द कंसलेशन प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड बाई, तो जाहिर सी बात है साइनिंग दी सेटलमेंट एग्रीमेंट बाय दी पार्टीज। दूसरी बात यहाँ पे है कंसलेटर एट हिज ओन डिक्लेयरिंग इन राइटिंग दैट फर्दर एफर्ट्स आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड, writing declaration by the parties to the conciliator that the conciliation proceedings are terminated, and written declaration by one party to the another party and conciliator that the conciliation proceedings are terminated। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके सभी विकल्प आपको बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। उसके बाद सवाल नंबर जो आपका 88 है ये बात करता है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज द कंसिलेटर शैल नॉट एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर, सही है। Unless otherwise agreed by the parties, the conciliator shall not act as a representative or counsel of a party in any arbitral or judicial proceedings in respect of a dispute that is the subject of the conciliation proceedings, ये भी सही है। Unless otherwise agreed by the parties, the conciliator shall not be presented by the parties as a witness in any arbitral or judicial proceedings, ये भी आपका सही है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि which among the following are covered within the arbitration and agreement अंडर सेक्शन 7, तो आमतौर पर यहाँ पर बात की गई है आपके ओरल एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, आपकी बात की गई है ओरल एग्रीमेंट के सेपरेट एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, आपकी बात की गई है एग्रीमेंट बाय पार्टीज टू सबमिट द डिस्प्यूट विच हैव बीन अराइजन, और आपकी बात की गई है एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट द डिस्प्यूट विच मे बी अराइज। तो अगर हम इस सवाल को देखते हैं तो आपको इसके अंदर इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट, ये भी सही है। एग्रीमेंट बाय पार्टीज टू सबमिट द डिस्प्यूट विच हैव बीन अराइजन, ये भी सही है। एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट द डिस्प्यूट विच मे अराइज, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 हैव टू बी इंटरप्रेटेड बीइंग अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द 1940 एक्ट, दिस ऑब्जर्वेशन वाज लेड डाउन। तो यहाँ पे जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ये बात करिएगा आपको सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस एनईपीसी लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कि दी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट वॉज इनेक्टेड, तो ये आपका किस ईयर में इनेक्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1996 में। उसके बाद आपका सवाल नंबर 92 बात करता है अ सिविल कोड बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉट इन अ मैटर विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन while referring the parties to arbitration on application of the parties is under the Arbitration and the Conciliation Act 1996 is required to be। तो आमतौर पे ये आपको देखने को मिलेगा डिस्पोज ऑफ द सूट्स इन टर्म्स ऑफ द सेट रेफरेंस। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 93 पर आते हैं तो ये बात करता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा कथन है जो बिल्कुल आपका गलत है। तो ये बात करता है एन आर्बिट्रल अवार्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो भी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, चाहे हम बी की बात करें या सी की बात करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 आपका बात करता है कि अंडर द लिमिटेशन एक्ट द सूट फाइल्ड एंड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ द लिमिटेशन देन विच वन इज ट्रू ऑफ देम। तो आमतौर पे जब हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मे बी डिसमिस्ड इफ ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय द डिफेंडेंट इन द डब्ल्यूएस, सही है। मे बी डिसमिस्ड इफ द ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय द डिफेंडेंट इन एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द सीपीसी, ये भी सही है। द कोर्ट स्यूमोटो में डिसमिस द सूट, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की, तो ये बात करता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ द EU डायरेक्टिव्स ऑन द मीडिएशन इज, तो ये जो विकल्प चौथा है इंश्योरिंग बेटर एक्सेस टू द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन क्रॉस बॉर्डर कॉमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 96 की बात करते हैं तो ये बात करता है कि एवरी अवार्ड ऑफ द लोक अदालत इज डीम्ड टू बी, तो आमतौर पे डिक्री ऑफ अ सिविल कोड की ही मानी जाती है। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 97 पर आते हैं तो ये बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव फॉर्म ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, और ये आपको देखने को मिलता है लोक अदालत के रूप में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन विद इन विच फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन मस्ट बी कंप्लीटेड, तो अगर हम इसको सही जवाब को देखते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा मैक्स टू मैक्स 6 मंथ आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 99 पर आते हैं तो ये बात करता है कि द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 कमेंस व्हेन, तो ये आपका कमेंस कब करता है, द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स द इन्विटेशन टू द कंसिलेट इन द राइटिंग। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द ऑब्जेक्शन ऑन द मोड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर,
तो यह आपको देखने को मिलता है द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। तो यह आपके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखने को मिल सकते हैं। एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि जो आपका ये एक्ट है, ये आपका एक माइनर एक्ट की कैटेगरी में आता है। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। राजस्थान के पेपर में अगर आर्बिट्रेशन आपके सिलेबस का पार्ट है तो एक बार वहाँ से भी आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इन बिहार मोस्ट ऑफ द केसेस 50% के आसपास क्वेश्चंस वो राजस्थान के पेपर्स को रिपीट करते हैं। ये बात मैं अलग अलग वक्त में अलग अलग जगहों पे कह चुका हूँ। तो कम से कम आप चाहें तो आप बिहार और राजस्थान के जो भी प्रीवियस PYMQ हैं आप उनको ज़रूर सॉल्व करिए। दैट विल हेल्प यू आउट एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।